नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हमारे देश में लगातार हो रही हैं उनको लेकर आया हूं। अभी अगर कल की बात करें तो कल यानी 17 तारीख को दिल्ली राज्य के अंदर, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया और एक नए मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापित किया गया, जिन्हें हम लोग देखिए मैं एकदम से नाम भूल गया भाई। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुन लिया गया। अब आतिशी सिंह अपने सरकार का दावा पेश करेंगी और अपना समर्थन तो है ही है, विधायक तो है ही है, वो दावा पेश करेंगी, अपने मंत्रिमंडल की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ये चला जाएगा मसला राष्ट्रपति के पास। लेकिन इसका कारण ये है कि दिल्ली भारत का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। बाकी जितने भी राज्य विधानसभा, वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां पर राज्यपाल के द्वारा ये काम किया जाता है। अच्छा, अभी इस पर बहस, इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या होगा आने वाले समय में, क्या होगा, ऐसा क्यों किया, ये बम क्यों फोड़ा, ये कोई चाल है कि कोई गड्ढा है, क्या हुआ। अभी ये मामला शांत होता, ये मामला कुछ ठंडा पड़ता कि एक नया मामला भारत की राजनीति के गलियारों में कौंध गया, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर के हमारा जो केंद्रीय कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। मैं थोड़ा हट जाऊं तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये पीटीआई की खबर है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट, यानी कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, जिसके बारे में घोषणा किया गया केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव जी के द्वारा। तो अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया, और ये अब से बमुश्किल 2 से 3 घंटे पहले की खबर है, बिल्कुल ताज़ा खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक आयोग बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरमैन बनाए गए थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भूतपूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। मैं एक बार फिर से हट जाता हूं ताकि आपको ये नाम दिख जाए। तो रामनाथ कोविंद लेड पैनल हैड सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन इन मार्च ahead फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। ये रिपोर्ट अब मार्च के महीने में लगा दी गई थी, लेकिन तब इलेक्शन लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दिया गया था। चूंकि चुनावों की तिथि की घोषणा हो गई थी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए इस रिपोर्ट को तब रोक दिया गया। अब जब सब कुछ चुनाव वगैरह हो गया है, वैसे तो भारत में चुनाव तो लगातार चलता ही रहता है। अभी आज ही देखिए जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के मतदान हुए हैं, जिनमें करीब करीब 59%, 58 पॉइंट समथिंग का वोट पड़ा है। तो भारत में चुनाव हो ही रहे हैं और हर दूसरे तीसरे चौथे महीने चुनाव होते ही रहते हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर कि हमारे देश में चुनाव ना हो करके ये तो हर दूसरे तीसरे महीने की बात हो गई है। खैर, एक लोकतांत्रिक देश में अगर ये ऐसा होता है तो कोई गलत बात नहीं है, ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना भी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र जो होता है वो तंत्र लगभग आप उसे समाप्त प्राय या शून्य मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए कोई खराब प्रक्रिया नहीं है। लेकिन
कहा यह गया कि ये प्रोसेस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब हम अलग अलग चुनाव कराते हैं तो होता क्या है कि चुनाव अलग अलग होने की वजह से जो इलेक्शन के कोड कंडक्ट लग जाते हैं उसकी वजह से देश का विकास का प्रक्रिया रुक जाता है। वैसे देश के विकास की प्रक्रिया का किसी राज्य के चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि संघ की जो योजनाएं हैं, संघ की जो परियोजनाएं हैं, वो किसी एक राज्य के लिए तो होती नहीं है, वो तो अलग अलग राज्यों के लिए होती हैं, पूरे देश के लिए होती हैं। इसलिए ये एक तर्क जो दिया जा रहा है, इस तर्क को माना भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दलों के दावे प्रतिदावे कहिए जा रहे हैं। सरकार ने अपना दावा किया कि विकास में गतिरोध होता है, विपक्ष कहता है साहब किस बात का गतिरोध होता है, चुनाव हो रहा है, कोड कंडक्ट लगा हुआ है, और अभी 2 दिन पहले ही कुछ 31-32 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को घोषित कर दिया गया। तो कैसे कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, अगर आया तो फिर कैसे घोषणा हो गई? इन तर्कों पे हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग जाने वाले इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो कहा गया कि होना चाहिए, और इसको लेकर के कुछ पुरानी बातों को भी कहा गया। जैसे अगर इस बात को देखा जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई नया शिगुफा नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यू फीचर, नॉट अ न्यू न्यूज, ये कोई नई खबर नहीं है। 1951-52 में जब पहली बार भारत चुनाव की ओर गया, भारत में निर्वाचन हुआ आजादी के बाद, तो उस वक्त केंद्र के साथ साथ जितने भी राज्य थे उन सभी जगहों पर एक साथ चुनाव करवाया गया, और तब से लेकर अगले करीब करीब 16 वर्षों तक, यानी कि 1967 तक देश में संसद के और सभी विधानसभाओं के चुनाव हुए। उसके बाद ये क्रम टूटा, और क्रम टूट करके अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग करवाए गए और संसद का चुनाव अलग करवाया गया। उसके अपने कई सारे कारण थे। उन कारणों में कई राज्यों में जहां पर मिलीजुली सरकारें थीं, उन सरकारों में से किसी दल ने अपना समर्थन खींचा, सरकार अल्पमत में आ गई, और सरकार में यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये बात कही जाती है कि मंत्रिपरिषद का अगर विश्वास विधानसभा और संसद में लोकसभा के प्रति होता है, अगर उसका विश्वास राज्य की विधानसभा में कम हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्पमत में आ जाना, और लोकसभा में अगर कम हो जाता है, जिसे हम लोग फिर से कहते हैं कि अल्पमत में आ जाना, विश्वास का मत न प्राप्त करना, तो फिर ऐसी दशा में विधानसभा और लोकसभा को राज्य के राज्यपाल के द्वारा और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्रमशः भंग कर दिया जाता है। मंत्रिपरिषद की, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा और केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई, और उसके बाद से जो ये चुनाव आपको दिखाई पड़ता है 1967 के बाद, तो आप देखेंगे विधानसभाओं के अलग चुनाव होने लगे और संसद के अपने अलग चुनाव होने लगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ा खर्चा होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग राज्य में चुनाव कराएंगे तो सुरक्षा का, उस राज्य के पूरे प्रशासनिक तंत्र का नो डाउट खर्चा होता है। इन सब को एक करने के लिए ऐसा बोला गया, तो रिपोर्ट तो फिलहाल स्वीकार कर ली गई। अब रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया, तो अब आगे क्या होगा? तो अगली कार्यवाही ये होने वाली है कि अगली कार्यवाही के तहत ये किया जाएगा कि अब इस प्रस्ताव को, यानी इस मुद्दे को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में प्रस्तुत करके इसे बहुमत के आधार पर पारित करा लिया जाएगा। अगर पारित हो जाएगा, अभी संसद में आया नहीं है, अभी सिर्फ कैबिनेट ने इसको स्वीकार कर लिया। कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया तो निश्चित तौर पर इस पर आगे की प्रक्रिया होगी, और आगे की प्रक्रिया संसद से होगी, क्योंकि संसद हमारा लेजिस्लेचर है, यानी कि विधायिका है, और कोई भी विधान विधायिका से ही बनेगा, तो विधायिका में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कई सारे मुद्दे फंसने वाले हैं। अभी मैं इसके लाभ और हानियों पर भी आने वाला हूँ कि इसके क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियाँ होंगी। पहले कुछ बातों पर, मुद्दों पर बात कर लिया जाए। अब देखिए विधान में क्या क्या होगा, संसद में जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने के लिए कई एक बातों पर विचार विमर्श होगा। इवन
मैं नहीं कह रहा हूं, रामनाथ कोविंद जी की समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि इस स्लोगन को, वन नेशन वन इलेक्शन को पूरा करने के लिए, इस प्रक्रिया को लाने के लिए, करने के लिए संविधान में कम से कम 18 संविधान संशोधन किए जाएंगे। अलग अलग अनुच्छेदों के तहत, अलग अलग अनुच्छेदों के तहत अलग अलग संशोधन कर दिए जाएंगे। क्योंकि संविधान में संशोधन की शक्ति है, संसद के पास ये शक्ति है। आर्टिकल 368 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 है, उसमें यह प्रावधान है कि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। क्योंकि जब संविधान बना तब के हालात और आज के हालात में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अब अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये बातें यानी संशोधन करना पड़ेगा, और एक दो नहीं 18 कम से कम संशोधन किए जाएंगे। 18 संशोधन अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और ये पूरी प्रक्रिया, अब आप सोचिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस होगा, इसमें आप देखिएगा कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक साधारण बहुमत से हो जाता है, एक संसद के अंदर विशेष बहुमत से होता है, और एक संसद के अंदर विशेष बहुमत के साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे देश के आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। अब आधे राज्य सहमत होंगे तो ये काम हो जाएगा, ये पारित हो जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग इस प्रक्रिया पर, जो तीसरे नंबर की प्रक्रिया है, संसद के अंदर विशेष बहुमत को लेकर के साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति को लेकर, तो ये फिलहाल एक अभी की जो परिस्थितियां हैं संसद के अंदर और राज्य के विधानसभाओं के अंदर, तो थोड़ा आसान लग रहा है। क्योंकि सरकार के पास इतना बहुमत है कि वो इसे पारित करा लेगा, यानी संसद के अंदर। और फिलहाल आधे से ज़्यादा राज्यों में राजनीतिक दल जो कि सरकार में है, जिसे हम लोग भाजपा के नाम पर जानते हैं, उनकी सरकार भी है, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है, आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो वर्तमान समय में वर्तमान सरकार को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। क्या वो राजनीतिक दल तैयार होंगे? क्या वो राजनीतिक दल अगर तैयार होंगे तो वो सोचेंगे ना, अगर ये हो गया, फिलहाल तो ये प्रोसेस 2029 से लागू होगा। अगर इसी संविधान संशोधन के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार भी करा लिया गया, कानून बना भी दिया गया, तो ये कानून लागू होगा 2029 से। क्योंकि जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है कि 2029 से होगा, अगर बीच में कोई गड़बड़ ना हो गई। जैसे अभी वर्तमान समय में संसद का जो आंकड़ा है, विश्वास मत का जो आंकड़ा है, उसमें जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी, उसके पास वो बहुमत का आंकड़ा नहीं है। हाँ, सहयोगी दलों के साथ वो आंकड़ा है भी और ज़्यादा भी है। तो क्या सारे सहयोगी दल तैयार होंगे? ये मामला संसद में आएगा। जैसे अभी देखिए, आपको याद होगा एक मुस्लिम सुधार को लेकर आया, जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है, वो मामला अटका दिखाई पड़ा। राजनीतिक दल जो समर्थन दे रहे हैं, उनके ओर से थोड़ी बातें उठी, तो देखिए उसको दे दिया गया एक समिति के पास, और वो उसके ऊपर जेपीसी को दे दिया गया, और जेपीसी उस पर अपना मामला तय करेगा। फिर से दोबारा से विधेयक लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, वो एक अलग मसला है। वैसे ही ये मामला भी फंस सकता है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल हैं जो इसको लेकर अपने अपने क्वेश्चन मार्क खड़े कर देंगे और खड़े कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम उन सवालों से बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद भी अगर देखते हैं तो 2029 से ये प्रक्रिया लागू होगी। अब अपने अपने दावे हैं कि क्या ये कोई नई प्रक्रिया है? ये तो जब से भारत में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तब से हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1951-52 में जब पूरे देश के चुनाव करवाए गए थे, तब वहाँ पर ऐसा कोई नारा नहीं था, ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं था कि वन नेशन वन इलेक्शन। तब तो भारत में पहली बार चुनाव ही हो रहे थे, चाहे वो संसद के हो, चाहे वो राज्य की विधानसभा का हो। क्योंकि एक तरीके से भारत तो नया देश बना, नया गणराज्य बना,
नया देश बना तो सब कुछ नया होगा। तो उसको लेकर के 51-52 वाले दौर में ऐसी कोई प्रॉब्लम और ऐसा कोई संशोधन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। सब कुछ आसानी से चलता रहा, सारी प्रक्रियाएं नई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब ये प्रक्रिया बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएगा और उसमें एक सबसे बड़ी बात आ रही है, मुद्दा उठ रहा है कि क्या ये हमारे इंडिया के फेडरलिज्म को, संघवाद को तोड़ तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो राज्यों की ओर से बातें कही जा रही हैं, मान लीजिए कि कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनके चुनाव अभी मान लीजिए 2 साल बाद होंगे। अगर 2 साल बाद, जैसे 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और 2027 में जो नई सरकार चुनी जाएगी या जो पुरानी सरकार दोबारा से वापस बनती है, तो उसके पास जो कार्यकाल होगा वो तो 2.5 साल का या 3 साल का मैक्सिमम, क्योंकि 2029 में तो फिर से पूरे देश में चुनाव कराए जाएंगे। तो क्या संसद के चुनाव कराने के साथ साथ भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं सबको भंग कर दिया जाएगा? अगर भंग कर दिया जाएगा तो ये राज्यों की जो लोकतांत्रिक स्वायत्तता है उस पर एक बहुत बड़ा चोट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सरकार को आप अचानक से भंग कर दें और ऐसा कोई कारण नहीं, क्योंकि अगर आर्टिकल 356 लगाया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा, तभी इलेक्शन हो पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अपने कुछ कारण हैं, वो कारण संविधान में वर्णित हैं, उनके अलावा नहीं लग सकता है और इसको लेकर कई सारे मसले भी उठे हैं। तो क्या ये हमारे संविधान के मूल ढांचा, जो कि संघात्मक ढांचा, उसको तोड़ तो नहीं रहा है? देखिए, ये सारे सवाल उठने वाले हैं और ये सारे सवाल उठेंगे। और ये सवाल मैं आपको बता दूं, जब आप लोग अभी कुछ समय के बाद, करीब करीब 6 से 7 महीने के बाद, जब आप मेंस की परीक्षा की ओर जाएंगे, तो मैं आपको अभी से बता दूं, आपके मुख्य परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब आप इसे करंट अफेयर के नज़रिए से भी रख सकते हैं और इसे आप पॉलिटी का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स बदले जाएंगे। आर्टिकल 75 में चेंज होगा, 73, 74 में चेंजेस होंगे, 75 के भी कुछ हिस्से में चेंज होगा, 82, 83 में भी चेंजेस किया जाएगा। तो कई सारे आर्टिकल चेंज होंगे। इवन आर्टिकल 356 में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, तो उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए होगा, एक तो पॉलिटी के नज़रिए से, एक करंट अफेयर के नज़रिए से और एक आपका एस्से के नज़रिए से भी होगा। ये पूरा जो मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ, जिसमें ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी बन जाएगी, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं वो सारे बिंदु आपके साथ टच करना चाहता हूँ, ताकि जब आपको आपकी मेहनत का एक रिजल्ट मिले, जिसे फल कहा जाता है, जिसमें आप मुख्य परीक्षा की ओर जाएं, तो वहाँ पर अगर ये सवाल पूछा जाए तो इन बिंदुओं के साथ आप अपने विचारों के माध्यम से अपने उत्तर को लिखें। फिर मुख्य परीक्षा का प्रतिफल आपको मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसे साक्षात्कार कहा जाएगा। वहाँ पर भी इसको लेकर सवाल बन सकता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये मामला तो लगातार गर्म चल रहा है और अभी आने वाले समय में ये मामला अभी गर्म चलेगा, क्योंकि जब जब राज्यों के चुनाव होंगे तब तब इस मामले को उठाया जाएगा। निश्चित सी बात है, मामला उठेगा और उठेगा। अब चाहे सत्ता पक्ष उठाए, चाहे विपक्ष उठाए, जो भी उठाए, मामला तो गर्म रहेगा। अब मामला गर्म रहेगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा, और पूछा यह भी जाएगा कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर स्वीकार कर लें तो इसके फायदे क्या हैं और इस पूरी प्रक्रिया को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें जो मैंने आपसे की ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं, इन पूरी प्रक्रिया के फायदे क्या हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जैसे एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो है एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत में जो अलग अलग संसद के चुनाव अलग और विधानसभाओं के चुनाव अलग। एक बात मैं आपको और यहीं पे लगे हाथ बता दूं, रामनाथ कोविंद जी की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये चुनाव जो होंगे एक साथ, ये विधानसभा के चुनाव होंगे, ये आपके ये लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट और दी है,
उन्होंने एक क्लॉज ये भी दिया कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव, जैसे नगर निकाय के चुनाव, वो इन चुनावों के 100 दिन बाद होंगे। ये एक ऐसा मामला बनता है जो कि इस पूरे रिपोर्ट को कहीं ना कहीं फिर कंट्रोवर्सी में लेकर आता है कि जब सब कुछ एक ही एक है तो फिर एक साथ कराओ, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक करवाओ, क्यों अलग अलग करवा रहे हो? प्रधान अलग, मेयर अलग, विधायक अलग और प्रधानमंत्री अलग, सबको एक साथ करवाइए। जब एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन है तो भाई एक होना चाहिए। फिलहाल ये सब अपने अपने तर्क हैं, आप इसको याद रखिएगा, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जिसका उद्देश्य ये है कि हम जो अलग अलग चुनाव करा रहे हैं उनकी जगह पर एक साथ चुनाव करा लें, और जिसके लिए कुछ फायदे और कुछ चुनौतियां बताई गई हैं। फायदे की क्या क्या बात है, इसके क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं, उसकी अगर बात किया जाए तो इन लाभों के तहत रखा गया है कि इसका एक फायदा तो ये होगा, जब हम अलग अलग चुनाव कराते हैं तो हमारे सरकार का खजाना से अलग अलग पैसा जाता है और उस खजाने पर लाने वाला बोझ हमारे ऊपर लगता है, आपके ऊपर लगता है, कर के रूप में लगता है। तो लागत में कमी हो जाएगी अगर ये चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। तो चुनाव के खर्च में कमी होगी, विधानसभा के लिए अलग से प्रचार नहीं होगा, लोकसभा के लिए अलग से प्रचार नहीं होगा, एक साथ ही प्रचार हो जाएगा। एक ही मंच पर संसद का सदस्य भी खड़ा हो जाएगा जो चुनाव लड़ेगा, और उसी मंच पर विधानसभा का भी हो जाएगा। तो जो अलग अलग चुनाव, ये विधायकों के लहजे से बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी उनके लहजे से, उधर एक ही समय पर जो मतदाता होगा उसको भी एक साथ दोनों मत देने को मिलेगा। मतलब वो मशीन जिसे दो दो बार इंस्टॉल किया जा रहा है, वो कर्मचारी जिनको दो दो बार चुनाव कराने के लिए भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पर, वो एक साथ हो जाएगा। तो लागत कम आ जाएगा, चुनाव का खर्चा कम आ जाएगा, जिसमें सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो लॉजिस्टिक खर्चे बार बार हो रहे हैं वो एक साथ हो जाएगा। सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा मुद्दा कहा गया, इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। एक समय एक साथ चुनाव करा देंगे तो आपको जो बार बार वो जो बनाने पड़ते हैं ना, वो मैजिस्ट्रेट आपको बनाने पड़ते हैं, कई सारे कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक साथ ही वो आप मैजिस्ट्रेट बनाएंगे, वो जो होते नहीं, वो सेक्टर मैजिस्ट्रेट वगैरह, वो जाएंगे, दौरा करेंगे, एक साथ हो जाएगा। ठीक, राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी, यानी जिस दल को बहुमत मिल जाएगा, संभवतः जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा, संभवतः उसे कहीं ना कहीं राज्यों में भी बहुमत मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि हम केंद्र के लिए किसी और को चुने और राज्य के लिए किसी और को चुने, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक फायदा तो होगा कि भाई मतदाता भ्रमित नहीं होगा। वो जब एक बार सोच कर जाएगा तो वहां पर एक बार वोट कर देगा। तो इससे होगा क्या कि संभवतः जो भी राजनीतिक दल राज्य विधानसभा के लिए आएगा वो एक बहुमत की सरकार होगी। उसमें फिर वो जोता नहीं, वो खरीद फरोख्त विधायकों की वो कम हो सकती है। तो राजनीतिक स्थिरता आ जाएगा, राजनीतिक स्थिरता का प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम जो सरकार आएगी वो विकास के लिए, प्रशासन के लिए कई सारे ऐसे कदम उठाएगी जो कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छी बात होगी। ठीक, जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो, ये भी हो सकता है कि कई बार हम लोग ने ऐसा देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकारों ने कई बार बड़े गलत फैसले लिए हैं, और उसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण हम लोग बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसे से देख चुके हैं। मतदाताओं की सुविधा, उनको बार बार चुनाव के लिए जाना नहीं पड़ेगा, है ना। कहा गया आदमी मतदाता बोर हो जा रहा है। बताओ, अभी लोकसभा का हुआ, 3 महीना बीतते बीतते अब विधानसभा का होगा, मतदाता बोर होगा तो वो इलेक्शन सेंटर पर वोट डालने नहीं जाएगा। अरे जब एक बार नहीं जा रहा है तो दोबारा कहां से चला जाएगा? बोर। ये तो हमारे देश में चुनाव तो पर्व है जो कहा जाता है। अब पर्व मनाने में कौन सा बोर होता है भाई? दिवाली अगर एक साल में 2 बार मना लेंगे तो क्या आदमी बोर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए तो खुशी की बात है कि भाई चलो 2 बार घर को रोशन करना पड़ेगा। होली 2 बार मनाएगा तो बिल्कुल बोर नहीं होगा। ये तर्क दिए जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे तर्क हवा में चल रहे हैं। जब से इस बात की खबर फैल गई है भारत के अंदर, तो अपने अपने तर्क, ये फायदे बताए जा रहे हैं।
अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहला मुद्दा तो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। मौजूदा संविधान में अलग अलग विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए अलग अलग समयावधि चल रही है। लोकसभा अलग, अभी देखिए हम लोग जून में अपनी लोकसभा का गठन पा रहे हैं और नवंबर अक्टूबर आते आते हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। नवंबर बीतते बीतते महाराष्ट्र और झारखंड में पहुंच जाएंगे। जनवरी तक आते आते दिल्ली और कुछ एक और राज्यों के चुनाव घोषित होंगे। उधर हाँ, जनवरी फरवरी तक बिहार के भी चुनाव घोषित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, तो राज्य जहां पर अलग अलग चुनाव हो रहे हैं वो ये कहेंगे भाई जिस भी राज्य के चुनाव में कराइएगा, यानी कोई सरकार बन गई उसको अपना टेन्योर नहीं मिलेगा, तो वो तो कहेगा भाई कि हमारी सरकार का तो 3 साल ही हुआ साहब, अब आप सरकार गिराए दे रहे हो, आप सरकार भंग कर दे रहे हो। एक और बात कही गई कि साहब देखिए हम निर्धारित समय पर चुनाव करा लेंगे, यानी 2029 में सब चुनाव करा लेंगे। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले, 10 महीने पहले हुआ है, वहां पर क्या होगा कि वो जो चुनाव हो चुके थे, जो सरकार बन चुकी थी वही चलेगी, वो चलेगी, वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। फिर जब अगला चुनाव होगा तो एक साथ होगा। ये बड़ी विडंबना है कि हम अपने निर्धारित समय पर चुनाव करा लेंगे। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जब हमने चुनाव करवाया 2027 में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अभी फिलहाल मौजूदा जो सरकार सत्ता में है, मौजूदा जो दल सत्ता में है, मान लीजिए वो 2027 में हार जाता है, मान लेते हैं कोई हर्जा नहीं है, और एक दूसरा विपक्षी दल चुनाव जीत जाता है, तो वो कहेगा साहब हमें ये बताओ कि हमारे साथ कौन सा अपराध। तो सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा ना, आपका 5 साल का टेन्योर होगा, आप टेन्योर करिए, इलेक्शन हम कराए ले रहे हैं, जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो हम अगली सरकार जिसका चुनाव हो चुका है, जो चुनी जा चुकी है, फिर उसको शपथ दिला देंगे। एक और हैरान कर देने वाली बात है, जो नया बेचारा मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ेगा, जो मुख्यमंत्री का उम्मीद बनाए होगा, वो अगले 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 3 साल बैठकर इंतजार करेगा इसका समय पूरा हो तो मैं मुख्यमंत्री बनूं। और फिर उसके लिए देखो, फिर वो जो नया वाला मुख्यमंत्री होगा, जो बेचारा वो इस 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत जीत गया था, चुनाव में हिस्सा लिया, उसको कितना समय मिला, फिर उसको वही वाला समय मिला, 5 साल तो नहीं मिला ना, 5 साल से कम समय मिला, तो ये एक प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन एक हो सकता है कि हम 18 जो संविधान संशोधन दिए गए हैं वो करवा करके सभी जगहों की सरकार जो भी चल रही है, वो चाहे भाजपा शासित दल हो, चाहे भाजपा का शासित दल ना हो, सब जगहों की विधानसभा को डिसॉल्व कर दें और फिर इसके बाद चुनाव करवाएं। फिर उसको लेकर प्रॉब्लम आने वाली है। चलो, राजनीतिक गतिरोध, अभी इसको बात किया जाए तो देखो अलग अलग, अगर मैं गणना की बात करूं तो इसके समर्थन में कुछ 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, 15 करीब राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, और कुछ 2-4 दल ऐसे भी हैं जिन्होंने न तो हाँ कहा न तो ना कहा, मतलब वो भी डायलेमा में है, अभी हम सोचेंगे, अभी हम देखेंगे, फिर फैसला लेंगे, अभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक, यानी कुल मिलाकर इसको लेकर एक राजनीतिक गतिरोध है, जिसके पक्ष में और जिसके विपक्ष में लोग होंगे। अब ये तय किया जाएगा आगे भाई क्या हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि साहब ये तो एक प्रकार का फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और आर्टिकल 1 है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ होने के नाते राज्यों के पास कुछ स्वायत्तता है, तो स्वायत्तता तो आप छीन रहे हैं, हमारी स्थिति को खराब कर रहे हैं साहब, कहाँ बच रह गया हमारी स्थिति। राज्यों के मुद्दे क्या हैं, अलग अलग राज्यों के राजनीतिक, देखिए जब भी अभी आप चुनाव देखते होंगे हरियाणा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, तो उसमें कई सारे वो मैंने देखा पत्रकार पहुंचते हैं, आप बताइए, तो उसमें कई सारी बातों को सुनते हैं कि देखिए भाई केंद्र की सरकार के मुद्दे अलग थे और प्रदेश की सरकार के मुद्दे अलग हैं। प्रदेश में हम फला को चाहते हैं, देश में हम फला को चाहते हैं, प्रदेश में हमारी ये समस्याएं हैं, देश में हमारी ये समस्याएं हैं। यानी कुल मिलाकर
ये जो अलग अलग राज्यों को लेकर, अलग अलग राज्यों की जो अलग समस्याएं, क्योंकि भारत एक नहीं है, एक का मतलब भारत एक है, विविधताओं की बात करें तो हमारा भारत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। भाषा, बोली, संस्कृति, पहनावा, दिक्कतें हर तरह का। देखिए, देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है और देश के दूसरे हिस्से में बारिश कम हो रही है। एक जगह पर पता चला दूसरे प्रकार की दिक्कतें, दूसरी जगह पर दूसरी प्रकार की दिक्कतें। तो कहा गया कि जब ये देश इतना वर्सटाइल है, बोली अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, तो भैया एक एक क्यों कर रहे हो? इस एक एक को मत करिए। हमारे देश के अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग मांगे हैं। तो ये सारे मुद्दे बनेंगे। ध्यान में रखिएगा, जिन बिंदुओं को मैंने अभी आपको बताया है, इन बिंदुओं को याद रखिएगा। ये आपके लिए मेंस एग्जाम में, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके निबंध के लिए बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो समाज में चर्चा परिचर्चा होगी, वहां पर तो आप हिस्सा लेंगे ही लेंगे, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन जब आप अपने रियल एग्जाम में होंगे, जिसको आप क्रैक करने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर ये आपको मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, वो अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी ये खबर पहुंच जाए। और अपना जो प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद जो आपने अभी तक बनाए रखा हुआ है, उसको आगे भी बढ़ाइए। बस उतने तक ही मत रहिए कि खुश रहिए सर, खुश रहिए सर से आगे भी बढ़िए, संपन्न हो जाइए सर और तरक्की करिए सर, मतलब खुश रहिए तक मत रहिए। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और करवा दें, और लोगों के पास, अपने साथियों के पास, मित्रों के पास इस मुद्दे को लेकर चलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और किसी प्रकार का कोई संदेह, किसी प्रकार को कोई सवाल, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा, जवाब देने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, जवाब दूंगा। ये अलग विषय हो सकता है कि जवाब देने में मुझे थोड़ा समय लग जाए। ये हो सकता है कि अभी कुछ 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल आया, आप डाल दें, तो तब तक रात के करीब काफ़ी देर हो चुके होंगे। तो इट शुड बी पॉसिबल कि हो सकता मैं अगले दिन इसको देखूं, तो मैं अगले दिन आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए फिलहाल इतना रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पर सोचिएगा, विचारिएगा, अपना एक थॉट जरूर बनाइएगा और ध्यान रखिएगा, आप जिस विचार को बनाएंगे, बीइंग अ कैंडिडेट, आप किसी राजनीतिक दल के विपक्ष में और किसी राजनीतिक दल के पक्ष में जाकर विचार मत बनाइएगा, क्योंकि एक छात्र, एक प्रशासनिक अधिकारी को किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं माना जाता है, उसे निष्पक्ष माना जाता है। तो आप अपना विचार जो भी बनाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, निबंध के लिए, तो निष्पक्ष विचार बनाइएगा। निष्पक्ष विचार के साथ इस मुद्दे को रखिएगा, सोचिएगा, डिस्कशन करिएगा। वो आपका व्यक्तिगत मसला होगा जिसमें आप किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं, नहीं करते, वो एक व्यक्तिगत मसला है। उस व्यक्तिगत मसले को अपने पास रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर रखिएगा। मैं जिन मुद्दों को लेकर आपको बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम को लेकर है, परीक्षा को लेकर है। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।